हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने शुरू किया था राजस्थान के किसान आंदोलन हमने कर लिए थे। अभी उसको ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं जनजातीय आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी थी। तो प्राचीन जनजाति पूछे तो भील, और सबसे बड़ी जनजाति पूछ ले तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा। और ये मीणा कहाँ निवास करती है, तो सर्वाधिक मीणा जयपुर के अंदर निवास करते हैं। भील शब्द व्हील से मिलकर बना है। भील जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है, व्हील से, और जिसका अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला। व्हील का अर्थ क्या होता है, तीर कमान चलाने वाला। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले भील आंदोलन। जनजातीय आंदोलन के अंदर सबसे पहले देखते हैं भील आंदोलन। भील मेवाड़, वागड़, सिरोही, गुजरात की इडर, विजयनगर और सूत में निवास करते थे। तो भील कहाँ कहाँ निवास करते थे, भील मेवाड़ के अंदर यानी उदयपुर वाले क्षेत्र में, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही गुजरात की इडर, विजयनगर और सूत में निवास करते थे। भील आंदोलन के कारण क्या थे, क्या कारण थे जिसके कारण भीलों के द्वारा आंदोलन किया गया था, तो वह देखते हैं। 1818-19 में कर्नल टोड ने उदयपुर राज्य में भील मुखिया कौन था, गमेती द्वारा लिए जाने वाले करों को हटा दिया। तो कर्नल टोड ने क्या किया, जो ये भील मुखिया थे, और भील मुखिया को क्या कहते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, भील मुखिया क्या कहलाता है, गमेती। इनके द्वारा जो कर लिया जाता था उनको हटा दिया गया था। कौन से कर लिए जाते थे, जैसे रखवाली कर को क्या कहते हैं, चौकीदारी कर भी कहते हैं। अगला कर है बोलाई कर, रास्ते से गुजरने पर लिया जाने वाला कर। तो भील क्या करते थे, जो भी रास्ते से गुजरते थे उनसे कर लेते थे, और इन करों के ऊपर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये हटा दिया गया था। नई आबकारी नीति लागू कर दी गई थी, और महुआ के फलों से बनने वाली शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे क्या कहते हैं, और इस शराब को कहते हैं मावड़ी। भीलों के द्वारा जो महुआ के फलों से शराब बनाई जाती है उसे कहते हैं मावड़ी, और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भीलों को राज्य सेना से बाहर कर दिया। इससे भील क्या हो गए, बेरोजगार हो गए थे। भीलों के पास कुछ काम बचा नहीं था, क्योंकि ये तो वैसे भी इन करों के द्वारा अपना गुजारा कर रहे थे। फिर भीलों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, बेगार प्रथा लागू कर दी थी, और 1881 की जनगणना 1881 में जनगणना की गई थी, और भीलों द्वारा इसका विरोध किया गया था। नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अफीम, तंबाकू, नमक पर कर बढ़ा दिए थे। तो कर किस किस पर लगा दिया, अफीम, तंबाकू और नमक पर कर लगा दिए गए थे, बढ़ा दिए गए थे। भीलों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, और इनके जो रीति रिवाज थे इनमें हस्तक्षेप होने लगा था। 1853 में स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा को बंद कर दिया था। इनके द्वारा चलाई जा रही थी प्रथा, डाकण प्रथा, और इसको स्वरूप सिंह ने बंद कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, कब बंद कर दिया गया था, 1853 ईस्वी में स्वरूप सिंह के द्वारा। इसलिए यह विद्रोह शुरू हुआ था भीलों के द्वारा। बारापाल, पड़ूना, बोराईपाल गांव में भीलों ने विद्रोह शुरू किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सीधा सीधा नाम पूछा जाता है कि बारापाल, पड़ूना और बोराईपाल में किसके द्वारा विद्रोह किया गया था, तो ये भीलों के द्वारा विद्रोह किया गया था, बारापाल, पड़ूना और बोराईपाल गांव में। आगे देखते हैं बारापाल विद्रोह क्या था। तो बारापाल का भील विद्रोह 1881 में अंग्रेजों ने महुआ की दारू या शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेजों ने क्या लगा दिया था, 1881 में महुआ की जो शराब थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऋखवदेव मंदिर के पुजारी कौन थे, खेमराव भंडारी। इन्होंने भीलों को उकसाया और भीलों ने विद्रोह किया। तो किसके उकसाने पर भीलों के द्वारा विद्रोह किया गया, खेमराव भंडारी के द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह ने अमान सिंह व लोनारगन को भेजा।
सज्जन सिंह ने समझाने के लिए 2 आदमियों को भेजा था, एक तो थे अमान सिंह और दूसरा था लोनारगन, किंतु भीलों ने इनकी एक भी नहीं सुनी। श्यामल दास ने 25 अप्रैल 1881 को पुजारी के साथ समझौता किया। और पुजारी के साथ समझौता कब किया गया? 25 अप्रैल 1881 ईस्वी को। आगे हम देखते हैं भगत आंदोलन। भगत आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं गोविंद गिरी। गोविंद गिरी, इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी के अंदर, बासिया ग्राम डूंगरपुर में। बंजारे किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो किस परिवार में हुआ था? बंजारे किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु थे महंत राजगिरी। गोविंद गिरी के गुरु का क्या नाम था? महंत राजगिरी। और ये कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे। कहाँ के महंत थे? कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे। भगत आंदोलन पुस्तक पूछी जाती है, किसने लिखी थी? विजय कुमार वशिष्ठ या विक्य वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई थी। तो पूछ ले कि भगत आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्य वशिष्ठ। बासिया गांव में धूनी की स्थापना की, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गोविंद गिरी ने धूनी की स्थापना कहाँ की थी? तो इनके द्वारा बासिया ग्राम, जहाँ इनका जन्म हुआ था ना, बासिया गांव डूंगरपुर में, वहीं उनके द्वारा धूनी की स्थापना की गई थी। और भीलों में नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो भीलों के अंदर जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको क्या किया गया था? दूर करने का प्रयास किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर गोविंद गिरी ने आदिवासियों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए एक भगत पंथ की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी? भगत पंथ की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। तो क्वेश्चन आ जाए कि भगत पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1911 ईस्वी में की गई थी। और ये किसके विचारों से प्रभावित हुए थे? तो गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए थे। आगे देखते हैं 1883 में गोविंद गिरी ने संप सभा या संप सभा को बोलते हैं प्रेम सभा, इसकी स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संप सभा की सीधी सीधी डेट पूछी जाती है कि संप सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1883 ईस्वी के अंदर की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी? 1883 ईस्वी के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी? तो सिरोही के अंदर की गई थी, सिरोही में की गई थी। और इस सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा व सूत की सीमा पर अंबाद्रा गांव में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी पर 1903 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो संप सभा का पहला अधिवेशन पूछ ले कि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1903 ईस्वी के अंदर हुआ था, बांसवाड़ा व सूत की सीमा पर मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर हुआ था। 1908 में गोविंद गिरी बेड़सा गांव से गुजरात चले गए। तो बेड़सा गांव से कहाँ चले गए? ये गुजरात चले गए और इडर व सूत में रहने लगे। तो कहाँ रहने लगे थे? इडर और सूत में। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोविंद गिरी बेड़सा गांव से कहाँ चले गए थे? तो कहाँ चले गए थे? ये गुजरात चले गए थे और कहाँ रहने लगे? इडर व सूत के अंदर रहने लगे थे 1908 ईस्वी के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा। वहाँ भीलों में राजनीतिक चेतना जागृत की और वहाँ भी रहकर इन्होंने क्या किया? भीलों के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत की थी। पालपट्टा के सामंत ने 24 फरवरी 1910 को भीलों की 24 मांगों को मान लिया और गोविंद गिरी का मनोबल बढ़ गया। इससे गोविंद गिरी का क्या हो गया? मनोबल बढ़ गया था। और कहाँ के सामंत थे? तो ये भी ध्यान रखना है, पालपट्टा के सामंत थे और भीलों की 21 मांगों को मान लिया गया था। आगे देखते हैं संप सभा का दूसरा अधिवेशन, इम्पोर्टेंट है ये मानगढ़ हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन को क्या कहते हैं? मानगढ़ हत्याकांड। कब होता है ये? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होता है। 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ बांसवाड़ा में भीलों की सभा हो रही थी। तो ये डेट भी ध्यान रखना, 17 नवंबर 1913। पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला हुआ था 1903 ईस्वी के अंदर। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को।
कहाँ हो रहा था? तो मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर हो रहा था। भील एक अलग भील देश की मांग कर रहे थे। भीलों ने एक सिपाही गुल मोहम्मद की हत्या कर दी थी। भीलों ने क्या कर दी थी? गुल मोहम्मद की हत्या कर दी थी और इसके बदले में अंग्रेजों ने 1500 भीलों की हत्या की थी। इसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने कितने भील मारे? 1500 भील मारे। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है और यह 17 नवंबर 1913 में होता है। इस हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी को 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन 7 वर्ष बाद ही ये रिहा हुए थे, यानी कि 1920 के अंदर ये रिहा हो गए थे। तो गोविंद गिरी जेल से कब रिहा हुए? 1920 ईस्वी में। गोविंद गिरी का झंडा पूछ ले कि किस रंग का है, तो ये सफ़ेद रंग का था। गोविंद गिरी का झंडा किस रंग का है? सफ़ेद रंग का। गोविंद गिरी सूत राज्य के उकृति गांव में हाली बनकर, यानी नौकर, हाली क्या होता है? नौकर बनकर अपनी आजीविका चलाते थे। कौन से गांव में? सूत राज्य के उकृति गांव में। गोविंद गिरी ने अंत में गुजरात के कमोई गांव में अपना अंतिम समय बिताया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो इन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात के कमोई गांव में व्यतीत किया था। गोविंद गिरी के 2 सहयोगी थे, सूरजी भक्त और पूजा धीर जी। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों के नाम पूछे जाते हैं कि गोविंद गिरी के सहयोगी कौन कौन थे। तो एक तो थे सूरजी भक्त और दूसरे थे पूजा धीर जी। तो ये था भगत आंदोलन जो गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। तब हम देखते हैं एकी आंदोलन। एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन भी इसे कहते हैं। यह 1921 ईस्वी के अंदर चलाया गया था। तो एकी से ध्यान रख सकते हैं। 21 1921 में यह आंदोलन भील व गरासियों द्वारा चलाया गया था। तो किस किस के द्वारा चलाया गया था? एक तो भीलों के द्वारा और एक गरासियों के द्वारा। एक ही आंदोलन के प्रणेता पूछ ले तो एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। इनका जन्म 1886 ईस्वी में मेवाड़ के फलासिया ठिकाने के कोल्यारी गांव में हुआ था। और ये फलासिया कहाँ स्थित है? ये फलासिया उदयपुर के अंदर, यानी मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ के कोल्यारी गांव में हुआ था। तो गांव का नाम ध्यान रखना, कोल्यारी गांव में। ओसवाल जैन परिवार में जन्मे थे। इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। पिता नंदलाल, माता केशरबाई और पत्नी कौन थी? लहरबाई। झाड़ोल ठिकाने के कामदार की नौकरी करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से ठिकाने में थे ये? तो झाड़ोल ठिकाने में थे। एकी आंदोलन का प्रारंभ 1921 में लगान, बेगार व भीलों के शोषण के विरुद्ध चित्तौड़ के रासमी के मातृकुंडिया से वैशाख पूर्णिमा के दिन एकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सर्वप्रथम एकी आंदोलन की शुरुआत पूछ ले तो कहाँ से हुई थी? ये रासमी के मातृकुंडिया से। ये ध्यान रखना, कहाँ से हुई थी? रासमी के मातृकुंडिया से और वैशाख पूर्णिमा के दिन शुरू हुई थी। और ये किया क्यों गया था एकी आंदोलन? यहाँ भीलों में लगान, बेगार और जो भील किसान थे उनका शोषण किया जाता था और उसी के विरुद्ध में यह आंदोलन शुरू किया गया था 1921 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक ही आंदोलन किस आंदोलन से प्रभावित था? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन कौन से किसान आंदोलन से प्रभावित हुआ था? तो यह प्रभावित था बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से। आगे हम देखते हैं मेवाड़ पुकार। आदिवासियों के अधिकारों के लिए मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया 21 सूत्री मांग पत्र। तो किसको लिखा गया था? मेवाड़ महाराणा को लिखा गया था। और किसने लिखा था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ये आदिवासियों के अधिकारों के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखते हैं
और इस पत्र को क्या कहते हैं? 21 सूत्री मांग पत्र। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किसान पिछोला झील के किनारे एकत्रित हुए। कौन सी झील के किनारे एकत्रित हुए? तो पिछोला झील के किनारे एकत्रित हुए। यहाँ मोतीलाल तेजावत के साथ गोकुल जाट भी जुड़े थे। तो ये भी ध्यान रखना कि मोतीलाल तेजावत के साथ कौन जुड़ा था? गोकुल जाट। मेवाड़ महाराणा ने 21 में से 18 मांगे मान ली। कितनी मांगे मान ली? 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था और उसमें से इन्होंने 18 मांगे मानी थी। 3 मांगे कौन सी थी जो नहीं मानी गई थी? वन संपदा, बेगार और सुअरों से उत्पाद। तो ये 3 मांगे थी जो नहीं मानी गई थी, वो थी वन संपदा, बेगार और सुअरों से उत्पाद। आगे हम देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर पर मोतीलाल तेजावत ने किसानों से कहा कि वे 3 मांगे हम खुद मान लेते हैं। किसने कहा था ये मोतीलाल तेजावत ने कहा था कि ये जो 3 मांगे हैं इनके द्वारा नहीं मानी गई है, ये हम खुद मान लेते हैं। आगे हम देखते हैं निमड़ा कांड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेट पूछी जाती है इसकी 7 मार्च 1922 ईस्वी के अंदर। विजयनगर गुजरात के निमड़ा गांव में मोतीलाल तेजावत भील किसानों की सभा कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? विजयनगर गुजरात के निमड़ा गांव में। मेजर सट्टन ने गोली चला दी। तो किसके द्वारा गोली चलाई गई थी निमड़ा कांड में? मेजर सट्टन के द्वारा, जिससे 1200 भील शहीद हो गए थे। तो कितने भील शहीद हुए? 1200 भील। मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लग गई थी और इस दौरान मोतीलाल तेजावत के पैर में भी गोली लग गई थी। एक ही आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र सिरोही रहा। तो एक ही आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? सिरोही रहा। मोतीलाल तेजावत सिरोही के भीलों में जन जागृति फैला रहे थे। सिरोही के भीलों में क्या फैला रहे थे? जन जागृति फैला रहे थे। सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने मोतीलाल की शिकायत गांधी जी में पथिक जी से की। तो रमाकांत मालवीय ने मोतीलाल तेजावत की शिकायत किससे की? गांधी जी और पथिक जी से की कि ये गांधी जी के नाम से आंदोलन चला रहे हैं। और इस समय भीलों ने तिल की फसलों का राजस्व नहीं दिया। तिल की फसलों का राजस्व नहीं दिया था। आबू से अम्बाद्रा के मध्य गरासिया लोग रखवाली के नाम पर लूटपाट कर रहे थे। कहाँ से कहाँ तक? आबू से अम्बाद्रा तक। जो गरासिया थे वो रखवाली जो कर लगाया जाता था ना, रखवाली कर, उसके नाम पर लूटपाट कर रहे थे। गांधी जी ने यंग इंडिया अखबार में लिखा कि मोतीलाल तेजावत से मेरा कोई संबंध नहीं है। पथिक जी रामचंद्र वैद्य व हरि ब्रह्मचारी को लेकर मोतीलाल तेजावत से भगवानगढ़ में मिले, परंतु इनकी बात नहीं मानी। तो किससे मिले थे? मोतीलाल तेजावत से। कौन मिले थे? तो पथिक जी मिले थे। पथिक जी रामचंद्र वैद्य और हरि ब्रह्मचारी, इन दोनों को लेकर मोतीलाल तेजावत से मिलते हैं, लेकिन मोतीलाल तेजावत के द्वारा इनकी एक भी बात नहीं मानी गई थी। आगे हम देखते हैं सियावा हत्याकांड। ये जो भी हत्याकांड आ रहे हैं ना, इनकी डेट पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। इससे पहले हमने देखा था निमड़ा हत्याकांड जो 7 मार्च 1922 में हुआ था। अब हम देखते हैं सियावा हत्याकांड जो 12 अप्रैल 1922 में, वो 7 मार्च को, निमड़ा 7 मार्च को और सियावा 12 अप्रैल को। 3 गरासिया मारे गए थे इसमें। कितने गरासिया? 3 गरासिया मारे गए थे। उसके बाद अगला कांड होता है भूला हत्याकांड या बालोरिया हत्याकांड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भूला हत्याकांड या बालोरिया हत्याकांड। यह होता है 5 या 6 मई 1922 ईस्वी को। मेजर प्रिचार्ड 50 लोगों को मारा और 150 यानी लगभग 150 को घायल किया गया था मेजर प्रिचार्ड के द्वारा। राजस्थान सेवा संघ इस हत्याकांड की जांच के लिए राम नारायण चौधरी और सत्य भगत को भेजता है। किसको भेजता है? राम नारायण चौधरी और सत्य भगत को भेजता है। राजस्थान सेवा संघ कौन भेजता है? राजस्थान सेवा संघ। आगे देखते हैं
गांधी जी के कहने पर 1929 में मोतीलाल तेजावत ने ईडर के खेड़ बर्मा गांव में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो किसके कहने पर किया गया था? ये गांधी जी के कहने पर किया था 1929 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? ईडर के खेड़ बर्मा गांव में। तो ये गांव का नाम ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ये, कि मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कहाँ किया था? इन्होंने ईडर के खेड़ बर्मा गांव में किया था। गांधी जी के पीए मणिलाल कोठारी ने छोड़ने की सिफारिश की थी। किसने सिफारिश की थी मोतीलाल तेजावत को छुड़वाने की? तो मणिलाल कोठारी ने की थी। मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट महेंद्रराज सभा ने 1936 में रिहा कर दिया। बाद में मोतीलाल तेजावत गांधी जी के राजनीतिक कार्यों से जुड़ गए थे। बाद में ये गांधी जी के जो राजनीतिक कार्य थे उनसे जुड़ गए थे। सिरोही की जनता ने मोतीलाल को मेवाड़ का गांधी कहा है। तो मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। इनके उपनाम देख लेते हैं। इनका उपनाम है आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बाऊजी। तो मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा और आदिवासियों का बाऊजी या मेवाड़ के गांधी। आगे हम देखते हैं अब मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन कहाँ होता है? तो मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती थी? जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर होता है मीणा आंदोलन। मीणा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चौकीदार मीणा और एक होता है जमींदार मीणा। चौकीदार मीणाओं ने जब राजाओं से संधि कर ली तब बेरोजगार हो गए। राजाओं ने जब अंग्रेजों से संधि कर ली थी तो चौकीदार मीणा क्या हो गए थे? बेरोजगार हो गए थे। और बेरोजगार होने के बाद वो क्या करते थे? लूटपाट, चोरी, डकैती करते थे और ऐसे करके अपना जीवन यापन करने लगे। भारत सरकार ने 1924 में आपराधिक जनजाति कानून पारित किया। तो एक कानून बना था आपराधिक जनजाति कानून 1924 ईस्वी में बना था, और जिसमें मीणा जनजाति को भी शामिल कर लिया गया था। किसको शामिल किया गया था? मीणा जनजाति को। जराइम पेशा कानून देखते हैं कि जराइम पेशा कानून क्या होता है, कब बना था ये? 1930 ईस्वी के अंदर। जराइम का अर्थ क्या होता है? लूटपाट। इस कानून के तहत पुरुषों, महिलाओं व बच्चों को रोजाना थाने पर हाजिरी लगानी पड़ती थी। तो इनको दिल्ली पुलिस थाना में जाना पड़ता था। किसके तहत? जराइम पेशा कानून के तहत। 1930 ईस्वी में बना था। ये डेट ध्यान रखना कि ये 1930 ईस्वी में बना था। तथा गांव में चोरी होने पर भरपाई गांव के चौकीदार मीणा करेंगे। ये भी कानून लगा दिया गया था कि गांव में जो भी चोरी होगी उसकी भरपाई जो गांव के चौकीदार मीणा हैं वो करेंगे। 1933 में मीणाओं की क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। मीणाओं की एक सभा का आयोजन हुआ जिसे कहते हैं मीणाओं की क्षेत्रीय सभा, और ये 1933 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये कि मीणाओं की क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? 1933 ईस्वी में। इस सभा में जराइम यानी दादरी एक्ट को समाप्त करने की मांग की गई थी। तो ये सभा क्यों हुई थी? जो ये जराइम पेशा कानून लगाया गया था 1930 ईस्वी में, इसको समाप्त करने के लिए मीणाओं की क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। 1944 में नीम का थाना में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा सम्मेलन हुआ। तो ये पूछे जाते हैं ये वाला क्वेश्चन कि जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा सम्मेलन कहाँ हुआ था? नीम का थाना में हुआ था, 1944 ईस्वी में हुआ था। तो मीणा सम्मेलन कब हुआ? 1944 ईस्वी में। और मीणाओं की क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1933 ईस्वी में। जैन मुनि मगन सागर की पुस्तक है, ये इनकी पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, मीन पुराण। तो ये भी ध्यान रखना, मीन पुराण किसकी पुस्तक है? जैन मुनि मगन सागर की। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। और इस सम्मेलन में क्या हुआ? मीणा सुधार समिति का गठन हुआ।
और कब किया गया था? 1945 में। मीणा सुधार समिति का सम्मेलन पूछ ले तो श्री माधोपुर सीकर। श्री माधोपुर कहाँ स्थित है? सीकर में। तो इसका मीणा सुधार समिति का सम्मेलन पूछ ले तो ये हुआ था श्री माधोपुर सीकर में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा। मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बंशीधर शर्मा। मंत्री राजेंद्र कुमार व लक्ष्मी नारायण। राजेंद्र कुमार और लक्ष्मी नारायण। 4 मई 1946 को जयपुर राज्य ने जरायम पेशा कानून समाप्त करने की घोषणा की थी। तो जरायम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? 4 मई 1946 को। 28 अक्टूबर 1946 को बागावास गांव में 26,000 मीणाओं का सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ था? बागावास, जयपुर के अंदर हुआ था। और इसमें मीणाओं ने चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया था कि वो चौकीदारी नहीं करेंगे। मीणाओं ने 28 अक्टूबर को मुक्ति दिवस मनाया। 28 अक्टूबर 1946 को। तो मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मीणाओं के द्वारा बनाया गया था 28 अक्टूबर 1946 को। 1952 तक मीणाओं पर लगाए गए लगभग सभी कानून सरकार ने हटा दिए थे। तो सभी कानून हटा दिए गए थे 1952 तक। इसमें महत्वपूर्ण योगदान हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल का रहा था। ये जो भी कानून थे इनको हटाने के पीछे हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ये भी ध्यान रखना किसका योगदान था? हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। आगे देखते हैं ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा ने जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल को एक पत्र लिखा और मीणा आंदोलन को ध्यान में रखने की बात कही थी। तो ठक्कर बप्पा ने किसको पत्र लिखा था? जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल को। और मिर्जा इस्माइल को क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता। आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है? किसको कहा जाता है? तो मिर्जा इस्माइल को। तो इस तरीके से ये मीणा आंदोलन समाप्त हो गया था। आगे हम देखते हैं मेर विद्रोह। मेर विद्रोह होता है 1818 से 1821 ईस्वी के अंदर होता है। मेरवाड़ा अजमेर में निवास करते थे। मेर कहाँ रहते थे? मेरवाड़ा अजमेर क्षेत्र में। जब अंग्रेजों ने इन पर राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण की कोशिश की तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज इनको अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते थे और इसके लिए मेर विद्रोह इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। 1818 में एसएफ विल्डर ने मेरों के साथ समझौता किया। कब किया? 1818 में। और लूटपाट न करने के लिए बोला। 1821 में मेर विद्रोह का दमन किया और 1821 में क्या हो गया? मेर विद्रोह का दमन कर दिया गया था। 1822 में मेर बटालियन की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय ब्यावर। इम्पोर्टेंट है ये। मेर बटालियन की स्थापना कब की गई थी? तो 1822 ईस्वी में मेर बटालियन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय ब्यावर कर दिया गया था। तो ये थी जनजातीय आंदोलन। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।